हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद दिस इज राम सोनी। इस समय पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है कि बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट हो चुका है और यहाँ की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद में भारत आ चुकी हैं। भारत ने इनको एसाइलम दिया है। देखिए, यहाँ पर दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीख मानी जा रही है। देखा जाए तो यहाँ पे इसकी सबसे महत्वपूर्ण वजह है वहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट। वहाँ के छात्र काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन की भी मुख्य वजह जो बताई जा रही है वो है वहाँ की रिजर्वेशन पॉलिसी। अब देखिए, वहाँ की आरक्षण नीति क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि वहाँ की आर्मी के द्वारा, बांग्लादेश की आर्मी के द्वारा शेख हसीना को अल्टीमेटम दिया गया था कि 45 मिनट के अंदर अपने पद से आप रिजाइन कर दीजिए। इसके बाद शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया। शेख हसीना रिजाइन करने के बाद भारत आ गई और जैसे ही इन्होंने बांग्लादेश छोड़ा उसके बाद में वहां के आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार घोषित कर दी। देखिए, अंतरिम गवर्नमेंट क्या होती है? अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट, कुछ टाइम पीरियड के लिए एक सरकार, एक टेम्परेरी फॉर्म में एक सरकार घोषित कर दी जाती है। अब देखा जाए तो यहाँ पे एज ऑफ नो ये होल सोल होंगे इस समय बांग्लादेश के, जिनका नाम है वाकर उज्जमान, जो कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं। इनके पास इस समय सारी शक्तियां होंगी। आर्मी की तो है ही है, लेकिन पूरे देश को भी कमांड करने की जो शक्ति है वो अब इनके पास में होगी। देखा जाए तो यहाँ पे ये सारे चैन ऑफ इवेंट्स होने के बाद में शेख हसीना भारत आ गई। भारत का जो गाजियाबाद का हेंडोन एयरबेस है, यहाँ पर इनका जो क्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट है, वो लैंड किया। अब देखा जाए तो ये चैन ऑफ इवेंट्स कैसे स्टार्ट हुआ इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए इस प्रोटेस्ट को, काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे बांग्लादेश के जो पितामह कहे जाते हैं, शेख हसीना के फादर, इनकी मूर्ति को लोग तोड़ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी हैं उनका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है। और इवनली आप देखेंगे प्रधानमंत्री के कार्यालय के अंदर भी पहुंच गए हैं और वहां भी काफ़ी तोड़फोड़ मचाई है। अब देखा जाए तो इन चैन ऑफ इवेंट्स में हम डिस्कस करेंगे वहां की रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, आखिर क्या क्या ऐसा हुआ कि वहां पे ये सारी समस्याएं पैदा हो गई। देखिए, उससे पहले बांग्लादेश का लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसको 3 साइड से भारत ने घेर रखा है। देखिए, एक साइड यहाँ पर आप वेस्ट बंगाल है, फिर ऊपर आप देखोगे हल्का असम है, फिर मेघालय है, फिर त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये सारे राज्य बांग्लादेश के चारों साइड में है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ की रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, आरक्षण नीति क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10% आरक्षण दिया गया था जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं। फिर 1% आरक्षण दिया गया था जो दिव्यांग कैटेगरी के लोग हैं। 10% आरक्षण दिया गया था महिलाओं को। 5% आरक्षण था जो अल्पसंख्यक हैं उनको। और 30% आरक्षण जो कंट्रोवर्सी की सबसे बड़ी वजह है, जो कि फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वहाँ के, उनके बच्चों को और पोतों को दिया गया था। तो ये 30% आरक्षण लड़ाई की मुख्य वजह है। अब देखो, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भारत में भी कई सारे लोग कोट कर रहे हैं कि भैया जिस तरह से बांग्लादेश में इसके खिलाफ में, आरक्षण के खिलाफ में बड़े लेवल प्रोटेस्ट हुआ, भारत में भी ऐसे हो सकता है। देखो, एक्चुअली सच्चाई यह है कि किसी भी देश की जो आर्मी होती है उसका पॉपुलेशन उस देश के शेयर में यदि हम देखें तो 1% से भी कम होता है। यदि उनके सारी फैमिलीज को आप जोड़ भी दें, उनके बच्चों को, नाती पोतों को, सबको जोड़ दो, तब भी वो पॉपुलेशन रफली 5-6% से ऊपर नहीं जाता। तो आप सोचो किसी देश में 5-6% आबादी रखने वाले लोगों को आप 30% आरक्षण दोगे तो आप बेसी बात है, बस समस्या तो पैदा होगा। भारत की यदि बात करो तो भारत में SC ST OBC को आरक्षण जरूर दिया गया है, लेकिन उनकी आबादी के आधार पर दिया गया है। शेड्यूल कास्ट की आबादी देश में एज ऑफ नो देखें तो 16% से ऊपर है, उनको 15% आरक्षण दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब की आबादी 8% से ऊपर है, उनको 7.5% आरक्षण देश में दिया गया है। OBC की आबादी 52% से ऊपर है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर उनको 27% आरक्षण दिया गया है। तो देखा जाए तो भारत में जो आरक्षण दिया गया है वो बेसिकली पॉपुलेशन के आधार पर दिया गया है। इवनली OBC को तो काफ़ी कम दिया गया, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी पॉपुलेशन के आधार पर दिया गया। ऐसा नहीं है किसी की आबादी 5% हो और उसको आपने 30% आरक्षण दे दिया हो, ऐसा भारत में नहीं हुआ है। तो रिजर्वेशन के खिलाफ में भारत में इतने बड़े लेवल प्रोटेस्ट होने की कोई वजह है नहीं। दूसरा, यदि हम बात करें, इवनली भारत में EWS आरक्षण दिया गया है 10%। तो सभी राज्यों ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। हर राज्य में 10% EWS को आरक्षण दिया गया। EWS में आपको पता होना चाहिए केवल जनरल कैटेगरी ही फाइट करती है, SC ST OBC कैंडिडेट से फाइट नहीं कर सकते। तो इवनली कुछ राज्य जैसे उड़ीसा की बात करो तो वहां पे EWS की आबादी ही 6% है और आरक्षण दिया गया 10%। तो जब किसी को उसकी आबादी से काफ़ी ज़्यादा आरक्षण मिल जाता है तो उसके खिलाफ में ज़रूर प्रोटेस्ट होता है। लेकिन कोई बोले कि नहीं नहीं, आबादी से कम आरक्षण मिला है उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट होगा, ऐसी संभावनाएं कम होती हैं। हाँ, बढ़ाने के लिए जरूर हो सकता है, लेकिन कम करने के लिए प्रोटेस्ट होने की संभावना कम होती है।
ना अब देखा जाए तो यहां पे इस आरक्षण की शुरुआत होती है 1971 की लिबरेशन वार से। देखिए, आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश के लिए भारत ने भी मुक्त वाहिनी सेना भेजा था। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो 1971 का जो लिबरेशन वार है, उसके बाद में बांग्लादेश सरकार ने डिसाइड किया कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी फैमिलीज को 30% आरक्षण दिया जाएगा। और वहां के उस समय प्राइम मिनिस्टर बने शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के फादर थे। 1972 में जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को इन्होंने 30% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। अब देखिए, बाद में यहां पे प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। अक्टूबर 2018 में बड़े स्केल प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद शेख हसीना डिसाइड किया कि हम 30% आरक्षण को खत्म कर देंगे, और उन्होंने 30% आरक्षण उसके बाद खत्म कर दिया। लेकिन मामला फिर जाता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में मामला गया तो जून में, मतलब जून 2024 में वापस से हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन के बाद में 30% आरक्षण को वापस से लागू करने के लिए आदेश दिया। अब देखिए, बांग्लादेश में 30% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई, लेकिन उसके साथ में कुछ अन्य कम्युनिटीज़ को, जैसे महिलाओं को या इसके अलावा अल्पसंख्यकों को और भी बाकी कम्युनिटीज़ को आरक्षण की व्यवस्था दी गई, जिसके अंतर्गत टोटल आरक्षण हो गया 56%। अब देखिए, यहां पे देखा जाए तो बाकियों के रिजर्वेशन से बहुत दिक्कत नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जो फ्रीडम फाइटर की फैमिली को वापस से 30% आरक्षण दिया गया, महज 5-6% आबादी को 30% आरक्षण दिया गया। इससे लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, और इसके चलते वापस से प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। और प्रोटेस्ट इस लेवल पे चले गए कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी कोटा सिस्टम थे सबको रद्द कर दिया। जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली का रिजर्वेशन था 30% घटा के उसको 5% कर दिया, और अन्य कम्युनिटीज़ का 2% और। तो वहां पर एज ऑफ नाउ केवल रिजर्वेशन 7% है, तो 93% सीटें ओपन कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद ही बांग्लादेश में फुल फ्लेजेड प्रोटेस्ट हो गए, और प्रोटेस्ट इस लेवल पे आ गए कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब शेख हसीना को हटना चाहिए। शेख हसीना की बात करें तो यहाँ पे पूरी दुनिया के नेताओं के लिए बड़ी सीख है। क्या होता है कि आपने बुलबुला देखा होगा, पानी में बुलबुला होता है, तो जब बुलबुला काफ़ी नीचे होता है, मतलब तल से काफ़ी नीचे होता है, तो वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे सरफेस की ओर आने लग जाता है तो काफ़ी बड़ा होने लग जाता है, और अचानक से जब फूटता है तो बड़ा विस्फोट हो जाता है। वैसे ही जो रूलिंग पार्टीज़ होती हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो अपोजिशन है उसको इतना भी ना सताया जाए कि उसके अंदर गुस्सा एक लेवल से ऊपर चला जाए और वो प्रोटेस्ट के रूप में बड़े मास लेवल तक पहुंच जाए। क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश में भी लगभग ऐसे हुआ। वहां पर जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ था, जिसके कारण शेख हसीना को चौथा टर्म मिला था, उसमें अपोजिशन पार्टी ने उसको बाइकआउट किया था। लोगों को लग रहा था ये कोई बड़ा फर्क नहीं डालेगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बबल तैयार करता है। इसीलिए कहते हैं अपोजिशन पार्टीज को भी कुछ मिलते रहना चाहिए। एक कहावत भी है, भारत में बोलते हैं, उत्तमम प्रणिपातेन सूरम भेदेन योजेत, नीच मल्ल प्रदानेन सम शक्ति पराक्रमे। तो यहां पे देखा जाए तो मैं इसमें किसी को नीच नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि अपोजिशन पार्टीज को भी उनका हिस्सा कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, जिससे वहां पर असंतोष जब बड़े स्केल पे जो होता है उससे आप बच सकते हैं। एवनली इंडिया में भी इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि अपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं, जैसे उनके ऊपर सीबीआई या दुनिया भर की ईडी बहुत सारी चीज़ें लगा दी जाती हैं अननेसेसरी, तो रूलिंग पार्टी को ये सब करने से बचना चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक देश है और बड़े लोकतांत्रिक देश है उसका एक लक्षण है कि वहाँ पर समय समय पर ट्रांजिशन ऑफ पावर होता रहता है पार्टियों के बीच में। मतलब कभी एक पार्टी का शासन है, फिर दूसरी पार्टी का शासन है। जैसे भारत में यदि आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी यही हुआ। अमेरिका में ट्रंप थे, उसके बाद में एज ऑफ नाउ, है ना, तो चीज़ें बदलती रहती हैं। तो जब बदलती रहती हैं तो असंतोष बहुत बड़े स्केल पर नहीं होता। तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी के लिए भी ज़रूरी है कि जो साम दाम दंडभेद सारे तरीके अपनाकर किसी तरह सरकार से चिपके रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ट्रांजिशन ऑफ पावर होते रहना चाहिए, जिससे अपोजिशन और रूलिंग पार्टी में प्रॉपर तरीके से सामंजस्य बना रहे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रोटेस्ट तो हुआ। नाउ गवर्नमेंट ने क्या गलतियां की? देखिए, पहली बात तो ये, गवर्नमेंट जो है इस प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को स्टार्टिंग में बोल रही थी राजकार। राजकार क्या होता है? ये एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है बांग्लादेश में, और राजकार का मतलब है कि जिन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री को 1971 वॉर में सपोर्ट किया था
उनको बोलते हैं राजगार। तो बेसिकली देखा जाए तो बहुत ही इंसल्टिव वर्ड है। बाद में इन्होंने, शेख हसीना ने अपना टोन डाउन किया और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, प्रोटेस्टर टेररिस्ट नहीं है। लेकिन बात काफ़ी आगे तक निकल चुकी थी और यहाँ पर देखा जाए तो लोगों ने बाद में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के लिए कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, आप रिज़ाइन करो। वैसे भी देखा जाए तो बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने जो चौथी सत्ता पाई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज थी। एवनली अमेरिका ने भी कहा था कि यहाँ पर इलेक्शन में फेयरनेस नहीं रही है। हालांकि भारत में भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई बार चार्ज लगते रहते हैं, ईवीएम को लेकर डिस्कशन होता रहता है, लेकिन ज़रूरी है कि डिस्कशन होते रहना चाहिए। आवाज़ को बहुत ज़्यादा नहीं दबाया जाना चाहिए, क्योंकि आवाज़ जब ज़्यादा दबती है तो बहुत बड़ा बुलबुला तैयार करती है। तो यहाँ पर पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के लिए बड़ी सीख है कि जब भी कोई बोलता है तो उसको बोल लेने देना चाहिए, जिससे उसके अंदर का जो गुबार है वो निकल जाता है, तो वो बड़े प्रोटेस्ट में कन्वर्ट नहीं होता। अदरवाइज किसी भी जगह यदि लोगों को बहुत दिनों तक दबाए रखा जाए तो वो बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। तो दैट इज़ द अर्जेंसी फॉर एंटायर वर्ल्ड कि उन्हें ये चीज़ समझना चाहिए कि रूलिंग पार्टी में रहते हुए अपोजिशन को बहुत बुरी तरह से क्रश करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इस तरह की समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। बाकी आप लोगों की राय क्या है, आप लोग जरूर कमेंट कर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।